आज के इस ऑनलाइन बैच में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से 11वीं की साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में शुरू की जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है कि प्रतिदिन ये वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा चैनल पर मेरे, और वहाँ से आपको लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, उस लिंक के माध्यम से आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और जो एक्सरसाइज समझाया जाएगा उस एक्सरसाइज को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया और अब हम सीधे लेके चलते हैं आपको। जो आज पढ़ाई होने वाली है, मैथ की शुरुआत हम लोग करेंगे। मैथ में बीज गणित का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो आज ये पहला एक्सरसाइज है और पहला दिन भी है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे। तो एक्सरसाइज में आप लोग देखिएगा। अगर एक बार में आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार, आप जब मन करे तब वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए और रिवाइज करके चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाई होती थी उसी तरह से हम यहाँ पर भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो पर्सनली आप हमसे मैसेज करके या किसी तरह कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मैथ का पहला चैप्टर। मैथ का पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, तो समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसका थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं, फिर एक एक्सरसाइज है यहाँ पर, आप देख लीजिए। एक्सरसाइज छूट गया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। इसलिए मुझे पता है क्या क्या एक्सरसाइज में है। चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए समुच्चय को हम समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर का नाम है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत क्या होता है इसको हमें देखना है। ठीक है, और सीखना है। इससे जुड़े हुए जो भी अवधारणाएं हैं उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले ये देखिए समुच्चय। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, सेट। अब देखिए सेट शब्द का प्रयोग हम लोग कॉमन अर्थ में भी करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको एक सेट कपड़ा चाहिए। ठीक है, या एक डिनर सेट चाहिए। ठीक है, या एक सेट जो है हमको बर्तन चाहिए। तो सेट जो भी जब भी कहा जाता है तो सेट का मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन यानी होता है संग्रह। ठीक है, सेट जो है ये क्या है, एक प्रकार का संग्रह है। ठीक है, देखिए नोट्स हम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहां से लिख लीजिएगा। यहाँ केवल लेक्चर ध्यान से सुनना है और सीखना है। ठीक है, सीखना है क्या, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेट शब्द का प्रयोग हम सामान्य जीवन में भी करते हैं। हम बोलते हैं कि हमको एक सेट कपड़ा चाहिए। तो अगर लड़का के लिए एक सेट कपड़ा बोला जाए तो उसका अर्थ है कि भाई उस एक सेट कपड़ा में क्या क्या आएगा। या लड़की के लिए एक सेट कपड़ा बोला जाए तो उसमें हमें पता है कि एक सेट लड़की का कपड़ा होगा तो उसमें क्या क्या कपड़े आएंगे। ठीक है, यानी कि वो वेल डिफाइंड है, सुनिश्चित है, सुपरिभाषित है। तो ऐसे ही कलेक्शन को, ऐसे ही संग्रह को हम लोग कहते हैं सेट, समुच्चय कहते हैं। तो सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय जो होता है सुनिश्चित होता है, यानी कि एक तरह से उसमें जो भी चीजें आएंगी वो पहले से फिक्स्ड है। जैसे अगर हम बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले भवेल, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में भवेल क्या है, A E I O U, इसको छोड़ के कोई भवेल है नहीं। ठीक है, अगर हम बोले कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या तो 1 2 3, ठीक है, यही होगा। तो ये सुनिश्चित है, तो सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय बोलते हैं, यही परिभाषा है। ठीक है, समुच्चय जो है, समुच्चय जो है ये एक प्रकार का संग्रह होता है। संग्रह का मतलब क्या, समूह होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे, एक ऐसा कलेक्शन जो सुनिश्चित हो। ठीक है, वह कलेक्शन जो सुनिश्चित हो और सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित करने का मतलब कि उसके बारे में हमें या हमें क्या, सभी लोगों को पूरी तरह से पता हो। जैसे अगर हम भवेल की बात करते हैं तो सबको भवेल पता है कि क्या क्या होता है। कंसोनेंट की बात करते हैं तो सबको पता है कि कंसोनेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो यही डिफिनेशन मैंने लिखाया है, सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर वस्तुओं का संग्रह सुनिश्चित नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं,
कि दुनिया के 3 महान व्यक्तियों का समूह। देखिए, दुनिया के 3 सबसे महान व्यक्तियों का समूह, ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। संग्रह है, 3 लोगों का संग्रह है, लेकिन ये समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 3 सबसे महान लोग कौन है, ये सुनिश्चित नहीं है। आप अमेरिका के किसी आदमी से पूछिएगा कि दुनिया के सबसे महान 3 लोग कौन है, तो उसका आंसर अलग होगा। इंडिया से पूछिएगा तो उसका आंसर अलग होगा, ठीक है। इंडिया में अलग अलग राज्य से ही अलग अलग लोगों से पूछिएगा, ये एक ही गांव के अलग अलग लोगों से पूछिएगा, तो इसके उत्तर बदल जाएंगे। मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सुनिश्चित नहीं है, तो इसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे, ठीक है। समुच्चय वो होता है जो वेल डिफाइंड हो, सुनिश्चित हो, सुपरिभाषित हो। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको समझना है कि सुनिश्चित वस्तु का संग्रह है तभी वो कहलाएगा समुच्चय, ठीक है। अगर सुनिश्चित नहीं है तो उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे, वो मात्र एक संग्रह होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे हम एक लिखते हैं कि क्रिकेट के सबसे अच्छे 11 खिलाड़ियों का संग्रह, ठीक है। क्रिकेट के सबसे अच्छे 11 खिलाड़ियों का संग्रह, क्या आप इसको समझ कहेंगे? तो अब आप खुद सोचिए कि क्या ये सुनिश्चित है? क्रिकेट के सबसे अच्छे 11 प्लेयर ये अलग अलग होंगे, ठीक है। आपकी जो चॉइस है आप अपना बताइएगा, दूसरे की जो चॉइस है वो अपना बताएगा, तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, सुनिश्चित नहीं है। इसलिए इसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। तो समुच्चय वही होगा जो वेल डिफाइंड होगा, सुनिश्चित होगा। सुनिश्चित नहीं है तो उसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे समुच्चय क्या होता है। अब यहाँ समुच्चय का परिभाषा मैंने बता दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए समुच्चय का एग्जाम्पल, ठीक है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा, ठीक है, यानी बड़े अक्षरों द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कि यथा, यथा मतलब जैसे कि ABXYZ, इसके द्वारा सूचित करते हैं। और समुच्चय को हमेशा मजला कोष्ठ में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में। समुच्चय हमेशा इस तरह के मजला कोष्ठ में लिखा है, ठीक है। करली ब्रैकेट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं मजला कोष्ठ। 3 प्रकार के कोष्ठ आप पढ़े होंगे, छोटा कोष्ठ हो गया, मजला कोष्ठ हो गया, बड़ा कोष्ठ हो गया, और एक ये रेखा कोष्ठ हो गया। 3-4 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। तो समुच्चय को हमको केवल बड़े मजला कोष्ठ के अंदर लिखना है। समुच्चय ध्यान रखिएगा, समुच्चय जब भी लिखिएगा मजला कोष्ठ में लिखना है, और समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक समुच्चय का एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहाँ पर भी हमने एक समुच्चय का एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो समुच्चय ए है ना, इसमें 5 एलिमेंट है, 5 एंट्री है, प्रविष्टि है, जैसे AEIOU। इनको हम लोग बोलते हैं समुच्चय का अवयव, ठीक है। इनको हम बोलते हैं समुच्चय का अवयव या सदस्य, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, समुच्चय जिनसे मिलकर बनता है उन्हें समुच्चय का अवयव या सदस्य कहते हैं, अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अवयव है या सदस्य है, इसका ये संकेत है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बना के इस तरह से। ये ग्रीक अक्षर है, ठीक है, ये एक ग्रीक अक्षर है जिसको एप्साइलन कहा जाता है, ठीक है। ग्रीक अक्षर है, क्या बोलते हैं, एप्साइलन। देखिए ये ई के जैसा है, ठीक है, लेकिन ई नहीं है, ये एप्साइलन है। तो मैथ में इस एप्साइलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवयव है या सदस्य है बताने के लिए। तो जब कभी ये सिंबल आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे सदस्य है या अवयव है। अगर इसी को काट देंगे तो सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि समुच्चय जिनसे मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय जिनसे मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अवयव, ठीक है, या सदस्य बोलते हैं। और अवयव है या सदस्य है, इसका ये संकेत है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, या एलिमेंट पढ़ते हैं। अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है तो एप्सिलॉन बना के काट दीजिएगा, एप्सिलॉन बना के काट दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इस समुच्चय को ध्यान से देखिए, इस समुच्चय में क्या है, ये ए जो है इस कैपिटल ए का अवयव है, तो यहाँ हम लिखे हैं ए सदस्य है ए। इसी तरह ये ई जो है ये भी अवयव है, तो ई सदस्य है ए, ठीक है। लेकिन इसमें बी आपको दिख रहा है, बी नहीं है, तो बी जो है ए का सदस्य नहीं है, तो यहाँ हम लिखे हैं बी सदस्य नहीं है,
ए। तो समुच्चय के अंदर जो आता है उसी को हम लोग अवयव या सदस्य या प्रविष्टि कहते हैं। अगर सदस्य है तो ये वाला सिंबल यूज कीजिएगा, सदस्य नहीं है तो ये बना के काट देना है। ठीक है, इसको ग्रीक भाषा का अक्षर है एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट या बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। बिलोंग्स टू यानी से संबंधित है, जैसे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ई बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो बिलोंग टू पढ़ते हैं या एलिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, ये फिर मैंने बता दिया। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कि ए बी एच वाई जेड द्वारा सूचित करते हैं, महिला कोष्ठ में लिखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ए एक समुच्चय लिखे हैं जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। बी भी यहाँ पर एक समुच्चय लिखे हैं। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसको हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स एक ऐसा एक्स है, ठीक है, जो प्रथम 3 प्राकृत संख्या को बताता है। जैसे ये 1 2 3 लिखे हैं ना, वही चीज यहाँ भी है, लेकिन ये भाषा में लिख दिए हैं। ठीक है, तो समुच्चय को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा है कि आप समझ गए होंगे कि समुच्चय के बारे में जो भी बातें हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं समुच्चय का निरूपण। ठीक है, समुच्चय को 2 प्रकार से दिखाया जाता है। समुच्चय को लिखने का 2 तरीका है, यहाँ देखिए ना, यहाँ, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, 2 तरीका है। ये जो तरीका है इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर विधि, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये एक सब्जेक्ट एक आ जाए, इसको हम बोलते हैं गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, जिसमें एलिमेंट को अलग अलग कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टर विधि। और जिसमें ये साथ में सबको अलग अलग ना लिख करके एक साथ उसके गुण को लिखने, इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से होता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं सारणी विधि या रोस्टर विधि, और दूसरे को हम लोग कहते हैं गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं सारणी विधि क्या होता है देख लीजिए। सारणी विधि या रोस्टर विधि क्या होता है, इसमें समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है। आप यहाँ देखिए ना, एक समुच्चय हमने लिखा है ए बराबर ए ई आई ओ यू, तो ये जो पांचों अवयव हैं इनको हमने क्या किया है, कोमा द्वारा अलग करके लिखा है। तो जब कभी अवयवों को अलग अलग कोमा द्वारा सेपरेट करके लिखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रोस्टर विधि में है, ये सारणी विधि में है। ठीक है, इसमें सभी अवयव को लिखा जाता है और रोस्टर विधि कॉमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है। एक नोटेबल पॉइंट है इसमें कि जब कभी हम लोग रोस्टर विधि में किसी समुच्चय को लिखेंगे ना, तो उसमें अवयव रिपीट कभी नहीं होगा। ठीक है, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी एक बार ए आ गया ना, तो इस समुच्चय में दोबारा ए आप लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। रोस्टर विधि में अवयवों की पुनरावृत्ति अलाउड नहीं होती है। ठीक है, उसको हम 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, गुण प्रकटीकरण में 2 बार 3 बार आएगा, लेकिन रोस्टर विधि में अवयव कोमा द्वारा सेपरेट करके लिखे जाते हैं और उनकी पुनरावृत्ति जो है उसकी अनुमति नहीं होती। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सारणी विधि में हम क्या करते हैं, इसमें समुच्चय के सभी अवयव को कॉमा द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। ठीक है, अब आइए समुच्चय निर्माण विधि। देखिए, इसका एक और नाम है गुण प्रकटीकरण विधि भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सभी अवयव को अलग अलग नहीं लिखते। ठीक है, सभी अवयव को अलग अलग ना लिखकर उनका एक कॉमन प्रॉपर्टीज लिखा जाता है, कॉमन या उभयनिष्ठ गुण लिखा जाता है या सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, सब अवयव अलग अलग नहीं लिखते हैं, उनका एक उभयनिष्ठ गुण या उनका एक सूत्र लिख देते हैं। अगर उसमें कोई फॉर्मूला सेट कर रहा है या कोई गुण है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको मिलाइए, ये क्या है, ठीक है, आपको दिख ही रहा है ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के ये भावेल्स है। ठीक है, तो इसी गुण को समझते हुए हमने इसी को लिखा है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, इसको हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स एक ऐसा एक्स है। ये 2 प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और बटा का चिन्ह देके भी लिखा जाता है। पढ़ते क्या है, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स एक ऐसा एक्स है जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर यानी भवेल। ठीक है, स्वर का मतलब भवेल। तो देखिए, आपको जो ये दिखाई दे रहा है, आपको ये जो समुच्चय दिखाई दे रहा है और ये जो समुच्चय दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने सबको अलग अलग नहीं लिखा, उसके गुण को लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का भवेल है, और यहाँ पर हमने सबको अलग अलग लिख दिया है। तो अंतर यही है कि लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही समुच्चय को बताता है। ठीक है,
तो ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। आप 1.1 एक्सरसाइज में सवाल को देख लीजिएगा, ठीक है। हम उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भाई समुच्चय है कि नहीं है, ये बताइए, ठीक है। तो समुच्चय है या नहीं है, इसके लिए हम परिभाषा पहले ही बोल देंगे कि अगर सुनिश्चित होगा तो समुच्चय है, सुनिश्चित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं है, ठीक है। कोई भी संग्रह देगा और पूछेगा कि समुच्चय है कि नहीं, तो आप देखिए अगर वो सुनिश्चित होगा तो समुच्चय होगा और नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं ए बराबर, हम लिखते हैं ए बराबर एक्स है दैट एक्स वर्ष के महीने जो जे से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि जे से शुरू होने वाले कौन कौन से वर्ष हैं। तो एक तो जनवरी है, ठीक है, जून है, जुलाई है। आप खुद बताइए, इसके अलावा और कोई है क्या। किसी से भी पूछिएगा कि वर्ष की उन महीनों को बताइए जो कि जे से शुरू होते हैं, तो सबका आंसर यही होगा, जनवरी जून जुलाई, ठीक है। यानी ये सुनिश्चित है, तो सुनिश्चित है तो ये समुच्चय है, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं बी बराबर दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर। अब खुद बताइए कि अगर आपसे हम पूछे कि दुनिया का सबसे 5 खतरनाक जानवर कौन है, तो आपको अगर चूहे से भी डर लगता है तो आप चूहा का भी नाम रख दीजिएगा, ठीक है। सांप से लगता है सांप का नाम रख लीजिएगा, भालू से लगता है भालू का नाम रख लीजिएगा। मतलब ये जो प्रश्न है ना कि दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर, इसका उत्तर जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, यानी कि ये सुनिश्चित नहीं है, यानी कि ये समुचित नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। इसी तरह अगर हम लिखे सी बराबर 11वीं की गणित में आए प्रश्नों की संख्या, तो आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं कितना है, फिक्स है। आप मान लीजिए कि गिन के बताएं कि टोटल इसमें 2000 प्रश्न है। अब कोई दूसरा आदमी भी गिनेगा तो उसको भी वही आंसर मिलेगा, तीसरा आदमी गिनेगा उसको भी वही आंसर मिलेगा। आपके पास कोई किताब है, हम लिख दे कि किताब में पृष्ठों की संख्या, ठीक है, या इस किताब के पृष्ठों का समुच्चय, तो वो सुनिश्चित है, असुनिश्चित है तो क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो पहला सवाल अगर आप चाहेंगे तो आराम से बना लेंगे। खाली उसमें पूछा है कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है, तो ऐसे करके पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक्सरसाइज आपको उसी पहले एक्सरसाइज में ही आगे के सवाल बनाना है। तो आगे के सवाल इस तरह से है, लिखा है ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हमें भरना है सदस्य है या सदस्य नहीं है दोनों, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं 3-A, 4-A, 6-A। तो आप बताइए ना कि 3 तो ए का सदस्य है, दिख ही रहा है ना, 3 में आया है तो यहाँ भर देंगे सदस्य है, ठीक है। 4 भी सदस्य है तो 4 सदस्य है, भरा गया। लेकिन 6 तो सदस्य नहीं है तो सदस्य नहीं है, काट देंगे, समझ गए ना। तो इस तरीका से करना है। तो अगला एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन जो है सदस्य है सदस्य नहीं है पर है, आप देख लीजिएगा और निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि अब क्या होगा, अब सवाल होगा कि रोज गुण प्रकटीकरण या समुच्चय, या गुण प्रकटीकरण में देके कहेगा रोस्टर में बदलिए, ठीक है। पहला एक्सरसाइज में लास्ट के जो 2 सवाल है वो इसी तरह से है, रोस्टर में रहेगा तो गुण प्रकटीकरण में बदलना है, गुण प्रकटीकरण में रहेगा तो रोस्टर में, ठीक है। तो समझ लीजिए कैसे इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। पहले हम आते हैं यहाँ पर, ये बराबर लिखा है एक्स है दैट एक्स शब्द शेटल का एक अक्षर है, ठीक है। ये कौन विधि है, जहां भी एक्स दैट एक्स आ गया ना, इस समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि होगा, ठीक है। एक्स दैट एक्स आ गया, भाषा में समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि, ठीक है। अब इसको हमें बदलना है रोस्टर में। तो रोस्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबको कोमा द्वारा अलग अलग करके लिखेंगे। तो पहले शटल का एस लिखिए, फिर ई का ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे,
फिर टी मत लिखिएगा, हमने क्या बोला है, रोस्टर में रिपीट नहीं होता। फिर एल लिखेंगे, ठीक है, फिर ई आया है तो ई मत लिखिए, क्योंकि ई तो पहले से ही लिख दिए हैं। तो ये हो गया एस का गुण प्रत्यीकरण। एक और एग्जाम्पल लीजिए, बी बराबर लिखा है एक्स एज दैट एक्स, शब्द मिसिसिपी, एक नदी का नाम है अमेरिका का एक अक्षर है, ठीक है, कोई समुच्चय दिया है जो मिसिसिपी वर्ड से बना है, ठीक है, उसके अक्षर से बना है, इसको रोस्टर में बदलना है। तो पहले लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे एस, फिर लिखेंगे एस, दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। फिर एस तो नहीं लिखेंगे, फिर आई है तो आई तो पहले लिखा गया, फिर एस है नहीं लिखेंगे, ये भी एस नहीं लिखेंगे, पी है तो पी लिखेंगे, फिर पी है नहीं लिखेंगे, फिर आई है तो नहीं लिखेंगे, यही अंतर होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है कि अगर रोस्टर गुण प्रकटीकरण में होगा तो आराम से हम रोस्टर में बदल देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, सी बराबर दिया है एक्स एज दैट एक्स, एक्स बराबर 3n, एन बराबर 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ये भी रोस्टर विधि गुण प्रकटीकरण विधि है। कह रहा है कि एक्स एक ऐसा एक्स है जो 3n के बराबर है, एन क्या है, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो देखिए एन का मान इसमें एक भरिए, तो एक यहाँ 3 हो जाएगा, दो भरिएगा, ठीक है, दो भरिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 भरिएगा 9 हो जाएगा, 4 भरिएगा 12 हो जाएगा, हो गया आंसर, समझ गए। तो इस तरह का से हमें एक्सरसाइज को करना है। तो यह हमने देख लिया कि गुण प्रकटीकरण में होगा तो रोस्टर में कैसे बदलेंगे। अब इसका उल्टा भी समझ लीजिए कि रोस्टर में होगा तो गुण प्रकटीकरण में कैसे बदलेंगे। तो देखिए रोस्टर में होगा तो गुण प्रकटीकरण में बदलने के लिए उसका कोई एक गुण या फॉर्मूला आपको खोजना होगा, ठीक है। जैसे अगर ए बराबर हम लिख देते हैं 3 6 9 12, ठीक है। अब ये देखिए ये कोमा द्वारा अलग अलग करके लिखा है, यानी कि रोस्टर है, इसको गुण प्रकटीकरण में बदलना है तो आप लिखिए एक्स एज दैट एक्स, ठीक है। अब इसके बाद या तो ये कोई सूत्र पर बैठेगा नहीं तो किसी गुण पर बैठेगा, तो ये सूत्र और गुण दोनों पर है। देखिए तो 3 के पारा का 4 गुणज है, 3 गुणज मतलब पारा में आने वाला, तो 3 के प्रथम 4 गुणज है, तो हम लिखेंगे एक्स एज दैट एक्स 3 के प्रथम गुणज, हो गया। 3 के किसी से पूछिए 3 के प्रथम 4 गुणज कौन है, तो 3 6 9 12। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, मतलब आप अगर गुण समझ में आ रहा है तो उसको लिखिए, नहीं तो कोई फार्मूला पर सेट है तो फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा एक और देख लेते हैं, ये बराबर मान लीजिए लिखा है 2 4 8 16 32, ठीक है। ध्यान से देखिए तो 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है, 16 दूना 32, यानी ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। इसको हम लिखेंगे एक्स एज दैट एक्स, ठीक है, बराबर 2 का पावर n, जहाँ n का मान क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। n का मान 1 भरिए तो 2 का पावर 1 2 आ जाएगा, 2 भरिएगा तो 2 का पावर 2 4 आ जाएगा, मतलब ये जो भी है ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये पहला एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज 1.1 सभी लोग बना लेंगे, ठीक है। और अगर कोई उसमें इशू आता है, कोई दिक्कत आता है तो मुझे बताएंगे, ठीक है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सभी लोग अगर समझ गए तो बना लीजिए, फिर इसके आगे की पढ़ाई कल होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बैच में जुड़ने के लिए। जो लोग अभी एडमिशन नहीं लिए हैं तुरंत एडमिशन ले लें, क्योंकि कुछ दिन तक तो फ्री में चलेगा, लेकिन बाद में केवल वीडियो या नोट्स जो भी है वो केवल उसी को मिलेगा जो ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है। और ज़्यादा फी भी नहीं लगेगा, 199 पर मंथ लगेगा, ठीक है। इसमें 4 विषय पढ़ाई होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।